यहाँ देखिए हम लोग जो है आपका चैप्टर नंबर 4 पढ़ने वाले हैं, 2 चर वाले रैखिक समीकरण, है ना। इसमें आप 8 क्लास में एक चर वाले रैखिक समीकरण पढ़े होंगे। वहाँ पे क्या पढ़ना था? एक चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 9th में आपको क्या पढ़ना है? 2 चर वाले रैखिक समीकरण हमें पढ़ना है। तो कुछ चीज़ जो है यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं बेसिक। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे बीजीय व्यंजक किसको कहते हैं। तो जब किसी चर और अचर को चारों मूलभूत संक्रियाओं के साथ व्यक्त किया जाता है तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। चर संख्या किसको कहते हैं ये पता है कि नहीं? चर संख्या किसको कहते हैं? एक्स वाई जेड को, ABCD को चर संख्या कहते हैं। और अचर संख्या किसको कहते हैं? प्राकृत संख्या को, गिनती की संख्या को, 1 2 3 को, है ना। तो कह रहा है उसके साथ मूलभूत, या तो वो जोड़ में हो या घटाव के साथ हो या गुणा के साथ हो या भाग के साथ हो, तो वह संख्या आपका क्या कहलाएगा? वो बीजीय व्यंजक कहलाएगा। कहने का मतलब है, जैसे उदाहरण हम ले रहे हैं, यहाँ पे हमने लिया 3x, तो 3 क्या है? अचर पद है और x क्या है? चर पद है। कहने का मतलब है 3 आपका कैसा है? अचर पद इसको कहते हैं, और x को क्या कहते हैं? चर पद कहते हैं। तो कह रहा है चर और अचर के साथ क्या होना चाहिए? या तो जोड़, घटाव, गुना, भाग, कुछ भी। तो यहाँ जो है 3 इंटू क्या है? x है, मतलब एक अचर पद और एक चर पद आपस में क्या है? गुना में है। तो कम से कम ऐसा होना चाहिए। विशेष द्विघात बहुपद पढ़े थे तो वहाँ पे हम बताए थे कि कोई केवल जो है अचर पद भी जो है आपका कैसा है? बीजीय व्यंजक है ना। क्योंकि x का घात क्या लगा दिए थे? 0 लगाए थे ना। तो ये आपको हम ये बताए थे। तो चलिए, तो ये जो है इस तरह की बात करेगा। तो पहला एग्जाम्पल हो गया, ये गुना में है। जोड़ में तो कहने का मतलब जैसे 4 + y, तो एक अचर संख्या है, दूसरा चर संख्या है, तो प्लस के साथ हो गया, है ना। अब कह रहा है भाग के साथ भी होना चाहिए, तो 4 बट्टे आप इसको y कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा? भाग के साथ हो गया कि नहीं। फिर माइनस के साथ ही बोल रहा है आपका होना चाहिए, है ना। तो मान लिया जाए कि 5 माइनस हम p कर दे रहे हैं, 5 माइनस क्या कर दिए? p। या ऐसा लिख सकते हैं x - 1, कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो ये जो है दोनों को मिला करके हम इसको क्या कहते हैं? बीजीय व्यंजक कहते हैं। ये दोनों एक साथ में या तो प्लस के साथ हो चर अचर पद, या माइनस के साथ हो, या भाग के साथ हो, या गुना के साथ हो चर अचर पद, तो दोनों को हम क्या बोलेंगे? यह एक प्रकार का क्या है? बीजीय व्यंजक है। क्लियर? तो आई होप समझ में आ गया होगा। तो चलिए नोट कीजिए। हम लोग बीजीय व्यंजक जान गए किसको कहते हैं। अब थोड़ा सा हम जान लेते हैं कि समीकरण किसको कहते हैं। तो समीकरण के बारे में कह रहा है कि समीकरण प्रायः 2 या 2 से अधिक व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं, है ना। कह रहा है 2 या 2 से अधिक किसका? व्यंजकों की समानता को दर्शाने के लिए प्रयुक्त होते हैं। किसी समीकरण में एक या एक से अधिक चर राशि होती है ना। तो कह रहा है कि चर राशि एक या एक से अधिक भी समीकरण में हो सकता है। तो समीकरण किसको कहेंगे? कहने का मतलब इसका जो है, समीकरण का मतलब है, कह रहा है जैसे मान लिया जाए 3x, है ना, बराबर समानता को दर्शाने के लिए 2 या 2 से अधिक व्यंजकों को, तो एक व्यंजक ये हो गया बीजीय व्यंजक, 3x गुना के साथ में है, तो इसके समान होना चाहिए। मतलब समानता दर्शाना है तो एक ले लेते हैं 4 + y। तो देखिए एक व्यंजक तो ये हो गया, दूसरा व्यंजक क्या हो गया? और बीच में क्या है? बराबर का। तो ये जो है आपका क्या कहलाएगा? ये आपका समीकरण कहलाएगा। क्या कहलाएगा? समीकरण। जब 2 बीजीय व्यंजक आपस में बराबर के साथ दिख जाए, है ना, लिखा हुआ, तो उसको हम क्या कहते हैं? समीकरण। उसे हम क्या कहते हैं? समीकरण कहते हैं। तो कहने का मतलब है
इसको क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं बराबर के इस साइड LHS, कहने का मतलब लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, बाईं तरफ। और इसे हम लोग क्या कहते हैं? RHS, राइट हैंड साइड। और यह जो है आपका बराबर वाला, इसको क्या कहते हैं? इक्वल टू कहते हैं। क्या कहते हैं? इक्वल। इसको हम लोग कहते हैं इक्वल टू। क्या कहते हैं? इक्वल टू। तो इसे हम लोग, इसको हम क्या कहेंगे? समीकरण। समझ गए ना? दो बीजीय व्यंजक आपस में बराबर के साथ हो तो उन सबको हम क्या कहेंगे? उसका नाम देंगे समीकरण नाम देंगे। एक होता है लेफ्ट हैंड साइड और एक होता है राइट हैंड साइड। तो इसको हल करने के लिए आपको कहा जाता है, क्या कहा जाता है? हल करने के लिए भी कहा जाता है। तो हम लोग पहले यहाँ पे समीकरण समझ रहे हैं कि समीकरण किसको कहते हैं। एक और उदाहरण हम लेते हैं, यहाँ पे देखिए, जैसे नेक्स्ट एग्जाम्पल ले रहे हैं 4 + y, है ना, बराबर, अब बट्टा में ले रहे हैं, भाग के साथ ले रहे हैं p/7। तो यह एक प्रकार का क्या है? समीकरण है। बराबर के इस साइड क्या है? एक व्यंजक है और इस साइड भी क्या है? व्यंजक है। और यह बराबर के साथ आ गया तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? समीकरण कहेंगे। समझ गए? नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखेंगे। यहाँ पे एक और एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे मान लिया जाए 3x + y और बराबर z। तो यह भी एक प्रकार का क्या है? आपका समीकरण है। यह एक प्रकार का क्या है? समीकरण है। दूसरा और एग्जाम्पल अगर आप लेना चाहें तो देखिए, एक से अधिक चर है इसमें, x अलग है, y अलग है, z एक अलग है, अलग अलग है ना। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट एक और हम देख लेते हैं 7x + यहाँ पे 5 ले लेते हैं और बराबर में हम ले लेंगे 2x - 3। तो यह भी समीकरण जो है आपका दिया हुआ है। यह कैसा समीकरण है? इसको भी समीकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? समीकरण। तो यह एक चर वाला जो है समीकरण है। कैसा है? एक चर वाला। ये आप क्लास 8 में पढ़े होंगे। चर केवल x है ना, इधर भी x है और इधर भी x है। लेकिन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? दो चर वाला रैखिक समीकरण। तो दो चर होना चाहिए और उस चर का घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए। रैखिक का मतलब क्या होता है? चर संख्या की घात कितना होना चाहिए? एक। कहने का मतलब यहाँ पे देखिए, इसी को एग्जाम्पल लिखिए, 4 + y। तो एक चर यह है और एक चर कहाँ है? p है। तो दो चर वाला हुआ और इस चर का भी घात एक है और इस चर का भी घात कितना है? एक। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण हो गया। रैखिक का मतलब पिछले क्लास में हम लोग पढ़ चुके हैं, बहुपद में क्या होता है? एक। द्विघात का मतलब उसका घात कितना होना चाहिए? 2, है ना। त्रिघात का मतलब उसका घात कितना होना चाहिए? 3। तो रैखिक का मतलब चर संख्या का घात कितना होना चाहिए? एक होना चाहिए, है ना। तो उसी को हम कहते हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण। उस समीकरण में दो चर तो है, लेकिन उन दोनों चरों का जो घात कितना होगा? एक होगा। तब वह समीकरण क्या कहलाएगा? दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्लास 10th में फिर बदल जाएगा। 9th में केवल है रैखिक समीकरण, उसके दो घात भी हो सकते हैं, द्विघात वाला भी आ जाएगा। लेकिन जो यहाँ पे पढ़ना है केवल उस पर हम लोग फोकस करेंगे। नीचे वाला जो है ये आप क्लास 8 में पढ़े होंगे, एक चर वाला रैखिक समीकरण। मतलब इस समीकरण में केवल क्या चर यूज हुआ है? एक। x इधर भी है और x इधर भी है। तो ये केवल आपको क्लास 8 में पढ़ना था। लेकिन यहाँ पे देखिए, दो चर से भी अधिक हो सकते हैं। तो 3x + y बराबर z। तो यह तो दो चर वाले रैखिक समीकरण की बात हम लोग कर रहे हैं। तो दो चर है, लेकिन यहाँ पे कितना चर है? 3 चर है। तो हम लोग पढ़ने वाले क्या है? दो चर वाले रैखिक समीकरण। मतलब वह समीकरण में केवल और केवल कितना चर होगा? 2 ही होगा, इसमें 3 है। ठीक है, तो समझ में आ रहा है बात? तो चलिए नोट कीजिए।
यहाँ हम लोग देख लेते हैं एक चर वाले रैखिक समीकरण किसको कहते हैं। ठीक है, तो कह रहा है वे समीकरण जिनमें केवल एक चर होता है और जिनकी घात का मान केवल एक होता है एक चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे एक में हम यहाँ पे लिख रहे हैं, कहने का मतलब है 8x बराबर 6x प्लस 10। यह कैसा समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। कैसे? तो देखिए चर यहाँ क्या है x और बराबर के एक साइड भी क्या है x, तो एक चर है और इसका घात कितना है 1, तो यह क्या हो गया एक चर वाला रैखिक समीकरण। आई होप समझ में आ गया होगा, क्लियर। दूसरा एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, जैसे 4 बराबर 5x माइनस 6, तो यह भी कैसा समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो आप कैसे जान रहे हैं? क्योंकि देखिए चर जो है केवल x यूज हुआ है और इसका घात क्या है 1 है ना। उसी प्रकार से 3 में देखेंगे और एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, 13y है ना बराबर माइनस 12y और प्लस का 100 है ना। तो यहाँ पे यह जो है कैसा है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है, क्योंकि बराबर के इस साइड y यूज हुआ है और बराबर के उस साइड भी y ही यूज हुआ है, इसीलिए कैसा समीकरण है? एक चर वाला रैखिक समीकरण है। और एग्जाम्पल लेना चाहे तो और एग्जाम्पल ले सकते हैं, जैसे मान लिया जाए 4 में देखेंगे, कह रहा है 18x बराबर माइनस 13x और प्लस का 62 है ना। तो यह भी कैसा संख्या है? यह जो है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो ऐसे ढेरों एग्जाम्पल एक चर वाला रैखिक समीकरण का हो सकता है कि नहीं? कुछ अलग है, हट करके ले रहे हैं। देखिए 5 में हम ले रहे हैं यहाँ पे m/4 और बराबर 1/2, तो यह भी क्या है? इसमें एक चर केवल क्या यूज हुआ है m और इसका घात कितना है 1, तो इसलिए यह जो समीकरण है एक चर वाला रैखिक समीकरण है। तो चलिए इतना नोट कर लीजिए। अब हम जो है यहाँ पे जो है समीकरण पढ़ते क्यों हैं, इसका यूज क्या है? मान लिया जाए कि से समीकरण हम लोग पढ़ रहे हैं तो समीकरण का कुछ तो यूज होगा जिसके चलते हम लोग समीकरण पढ़ रहे हैं। तो चलिए इसको नोट कीजिए, फिर आपको बताते हैं समीकरण पढ़ते क्यों हैं। कह रहा निम्नलिखित कथनों को समीकरण के रूप में लिखिए, है ना। अब एक कथन दिया हुआ है, इसको समीकरण के रूप में लिखना है, तो कैसे लिखेंगे? कह रहा यदि किसी संख्या में 9 जोड़ दिया जाए, वह संख्या आपको पता है क्या कि किस संख्या में जोड़ना है? नहीं, तो उसके लिए हम लोग समीकरण पढ़ते हैं। तो मान लिया जाए वह संख्या क्या है? x। संख्या क्या मानेंगे? x। तो हम यहाँ पे लिखेंगे माना वह संख्या क्या है? x। वह संख्या क्या है? x। तो हम यहाँ पे मान लिए कि वह संख्या x है, तो कह रहा है कि उस संख्या में क्या जोड़ दीजिए? 9। तो x माने हैं तो x प्लस कितना हो जाएगा? 9 बराबर कितना हो जाएगा? 25। कह रहा है जोड़ दिया जाए तो वह क्या हो जाता है? 25 के बराबर हो जाता है। तो 25 के बराबर हम लिख दिए। तो इसी को व्यक्त करने के लिए जो है, ऐसे ही जो है कथनों को व्यक्त करने के लिए हम लोग क्या पढ़ते हैं? समीकरण पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है? x प्लस 9 बराबर क्या हो गया? 25। कथन ऐसा था ना। चलिए दूसरा कथन देखते हैं। देखिए दूसरा कथन दिया हुआ है, कह रहा है यदि किसी संख्या में 15 घटा दिए जाए तो वह -5 के बराबर होता है। तो सबसे पहले तो संख्या हमें मालूम नहीं है ना। संख्या मालूम है क्या? किसी संख्या की बात कर रहा है, तो वह जो किसी संख्या को हम क्या मान लेते हैं? माना वह संख्या क्या हो जाएगा? हम उसको मान लेते हैं x, है ना।
तो कह रहा है उस संख्या में से कितना घटा दिया जाए, तो x माइनस कितना कह रहा है 15, तो कितना हो जाता है -5। तो इसी को व्यक्त करने के लिए हम लोग जो है क्या करते हैं, समीकरण पढ़ते हैं। इसका हल भी हम लोग सीखेंगे, तो पहले हम लोग समीकरण लिखना सीख रहे हैं। अगर मान लिया जाए कोई सवाल आपका दिया रहेगा तो उसको समीकरण लिखेंगे कैसे, तो पहले समीकरण हम लिखना सीख रहे हैं, फिर इस समीकरण का हल भी सीखेंगे, ठीक है। तो आप अभी समीकरण लिखना केवल सीख रहे हैं, तो चलिए नोट कीजिए। दूसरा देखिए कथन दिया हो रहा है, किसी संख्या का 7 गुना 42 के बराबर होता है, तो वह कौन सी संख्या है वह तो आपको पता नहीं ना है। तो सबसे पहले वह संख्या मानेंगे, तो माना वह संख्या क्या मान लेंगे, x, है ना। तो कह रहा है संख्या का 7 गुना, इसका मतलब है उस संख्या में कैसे गुना करेंगे, तो मान लिया जाए कि x गुने क्या करेंगे 7, x गुने क्या करेंगे 7, तो किसके बराबर हो जा रहा है 42 के बराबर हो जा रहा है। तो बराबर में क्या हो जाएगा 42, तो 7 गुने x को हम 7x भी लिख सकते हैं और 42 ऐसा भी लिखा रहता है। तो आपस में क्या होता है, गुना होता है। हम यहाँ पे x मान रहे हैं, यहाँ आप ABCD में से कुछ भी मान सकते हैं, यहाँ पे आप p भी मान सकते हैं। मान लिया जाए कि यहाँ पे संख्या हम क्या मान लेंगे p, तो यहाँ पे भी बदल करके क्या हो जाएगा आपका p हो जाएगा, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा p। तो ABCD से में से कुछ भी आप मानने के लिए स्वतंत्र है, क्लियर। तो इस तरह से कोई कथन दिया रहेगा तो उसको आप जो है समीकरण में लिख लेंगे। अगर ऐसा लिखना आ गया तो समझिए कि इससे जो क्वेश्चन रहेगा उसको आप हल कर लेंगे। तो चलिए इसको नोट कीजिए। देखिए यहाँ पे कह रहा है समीकरण का हल ज्ञात करो, तो एक एक समीकरण हम यहाँ पे लिख रहे हैं और उसका हल। अभी आप क्या सीख रहे थे, समीकरण लिखना सीख रहे थे, अब समीकरण का क्या सीखेंगे, हल ज्ञात करना सीखेंगे। तो चलिए हम देखते हैं। मान लिया जाए एक समीकरण दिया हुआ है 8x बराबर 6x प्लस का 10, ऐसा समीकरण दिया हुआ है। तो इसको हल करना है, तो देखिए इसके साथ भी चर संख्या और इसके साथ भी चर संख्या और सेम चर संख्या है, इसलिए दोनों को हम क्या करेंगे एक तरफ लाएंगे। तो कहने का मतलब है 8x माइनस क्या हो जाएगा 6x, बराबर के इस साइड आएगा तो माइनस में हो जाएगा, और इधर बराबर क्या बच जाएगा 10। तो 8x में से 6x जाएगा तो क्या बचेगा 2x, बराबर कितना हो जाएगा 10। अब 2 जो है x के साथ क्या है गुना में है, तो x और 2 को बराबर के उस साइड ले जाएंगे तो 10 के बट्टा में भाग में आ जाएगा। तो x का मान कितना हो जाएगा 5 दूना 10, तो x का मान जो है आपका क्या आ गया 5 आ गया, है ना। तो ये आप समीकरण का जो है यह हल है। और हल होता क्या है, समीकरण का हल आप निकाल दिए x बराबर 5, है ना। लेकिन हल कहलाता क्या है, तो चर का वह मान, चर संख्या का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे संतुष्ट कर दे, समीकरण को क्या कर दे संतुष्ट कर दे, वही हल कहलाता है। यह तो समीकरण का हल हो गया, लेकिन हल क्या होता है, कह रहा है चर संख्या का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे संतुष्ट कर दे। कहने का मतलब है कि चर संख्या का जो मान आया है अगर आप उसके स्थान पे रखेंगे तो दोनों क्या है बराबर है, तो बराबर हो जाना चाहिए। अगर इधर जो संख्या आएगा वही संख्या इधर भी आना चाहिए, तब वो हल कहलाएगा। तो हल के बारे में एक लाइन आप लिख लीजिए, हल क्या कहलाता है, हल किसको कहते हैं, तो लिख लीजिए चर का वह मान, चर का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, जो समीकरण को, है ना, समीकरण को कर दे, जो समीकरण को संतुष्ट कर दे, क्लियर। तो कह रहा है चर का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे संतुष्ट कर दे। तो समीकरण आपका क्या दिया हुआ है देखिए यहाँ पे,
तो समीकरण दिया हुआ है 8x बराबर 6x और प्लस का 10। तो x के स्थान पे आप मान रखेंगे तो 8 गुने क्या हो जाएगा 5 बराबर 6 गुने क्या हो जाएगा 6 गुने भी क्या हो जाएगा x का मान 5 आया है ना, तो 5 अब प्लस 10 हो जाएगा। तो देखिए 8 पंचे कितना हो जाएगा 40 बराबर 6 पंचे 30 और प्लस का क्या हो जाएगा 10। तो इधर देखिए 40 आया और इधर भी 30 और 10 जोड़ेंगे तो क्या आया 40 आया। तो यह समीकरण जो है लेफ्ट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड बराबर आपका RHS हो गया, राइट हैंड साइड हो गया कि नहीं। इधर 40 है तो इधर भी 40 है, इसीलिए इस समीकरण का यही हल होगा। ठीक है ना। तो कह रहा है कि चर संख्या का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे संतुष्ट कर दे। कहने का मतलब है बराबर के इस साइड जितना होगा उतना ही बराबर के उस साइड होगा। हो जाएगा। तो चलिए नोट कीजिए। दूसरा हम समीकरण ले रहे हैं, है ना। तो देखिए दूसरा समीकरण में ले रहे हैं 13y बराबर माइनस का ले रहे हैं 12y और प्लस का ले रहे हैं 100। ठीक है। तो इसको हल करना है हमें, है ना। तो हल करने के लिए देखिए इधर भी y है इधर भी y है, तो एक तरफ कर लेंगे। तो देखिए 13y पहले से था, इधर माइनस में है, बराबर के इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा प्लस का 12y हो जाएगा और बराबर इधर तो 100 है तो उसको उधर रहने ही देंगे। अब हल कीजिए 12 और 13 कितना हो जाएगा 12 दूना 24 1 25, तो 25y और बराबर क्या क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ y के साथ 25 क्या है गुना में है तो उधर भेज दीजिए, तो y बराबर कितना हो जाएगा 100 और बट्टा का 25, तो 25 से 100 कटेगा कितना मरतबे में 4 मरतबे में, तो y का मान कितना आ गया 4। अब यह समीकरण को जो हल आया है, यह जो आपका हल आया है यह समीकरण को क्या करना चाहिए संतुष्ट करना चाहिए। तो यह हल तो आ गया लेकिन चेक तो करना पड़ेगा ना किसी समीकरण को संतुष्ट कर रहा है या नहीं कर रहा है। यह समीकरण का हल है, इसको लिखेंगे समीकरण का हल। यह क्या है समीकरण का हल है। तो समीकरण का हल है तो देखिए आपका समीकरण क्या दिया हुआ था, तो समीकरण दिया हुआ था 13y बराबर माइनस का 12y और प्लस का कितना दिया हुआ था 100, है ना। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे जो आया है हल वह क्या रखेंगे उसके स्थान पे रखेंगे। तो देख लीजिए तो 13 तो आपका संख्या है और गुना में क्या लिखेंगे आपका गुना में यहाँ पे 4 रखेंगे बराबर, फिर इधर जो है माइनस का 12 और गुने में क्या रखेंगे गुना में फिर आप 4 रखेंगे y के स्थान पे और प्लस यहाँ पे 100 लिख दीजिए। गुना किए 13 चौका कितना होता है 52, 13 चौक कितना होता है 52 बराबर यहाँ पे देखिए 12 चौक कितना होता है 48, माइनस का कितना हो जाएगा 48 और प्लस का कितना हो जाएगा 100। अब इधर तो 52 रहेगा ही और बराबर के इस साइड देखिए जब 100 में से आप 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52 ही बचेगा ना। 100 में से 48 घटाएंगे तो कितना बचेगा 52, तो LHS बराबर में आपका RHS आ गया। तो यह आपका प्रूफ हो गया। इसी को हम लोग कहते हैं समीकरण का हल। तो हल बराबर क्या होता है चर संख्या का वह मान जो समीकरण को क्या कर दे संतुष्ट कर दे, वही आपका हल कहलाता है। क्लियर। तो चलिए नोट कीजिए। अब जो है हम लोग डायरेक्ट हल करते चलते हैं, है ना। सबको संतुष्ट करेंगे नहीं, डायरेक्ट हल करना हम आपको अब बता रहे हैं क्योंकि आप जान गए, है ना। तो यहाँ पे ले रहे हैं समीकरण 18x, ये तो लिए थे ना। तो चलिए ले रहे हैं 18x बराबर माइनस 13x और प्लस का 62 ले रहे हैं। ठीक है।
अब इसको हल करेंगे तो देखिए एक्स वाला को एक साइड कीजिए तो 18x और माइनस में है तो इधर क्या हो जाएगा प्लस में 13x और बराबर क्या हो जाएगा 62। अब इसको जोड़ दीजिए तो 8 3 कितना हो जाएगा 11 के एक हासिल 1 1 1 2 1 3 हो जाएगा 31x हो जाएगा और बराबर जो है इधर क्या है 62 है तो x बराबर क्या हो जाएगा 62 बट्टा में कितना हो जाएगा 31 तो x बराबर कितना हो जाएगा 2। तो यही आपका हल हो गया। समझ में आ रहा है कि नहीं। चलिए दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं 4 में। तो 4 में ले रहे हैं 3 × x + 1 बराबर यहाँ पे हम ले रहे हैं 6। तो इसको हल करने का दो तरीका है, या तो 3 से इस दोनों पद में गुना कर दीजिए तब भी हल हो जाएगा, या जो है इस संख्या को एक तरफ ले आइए तब भी हल हो जाएगा। तो देखिए हम पहला मेथड जो है ना फर्स्ट मेथड आपको बता रहे हैं, है ना। फर्स्ट मेथड में देखेंगे तो हम क्या कर रहे हैं जो है x + 1 को इधर रहने दे रहे हैं और बराबर के इस साइड जो ये 3 है क्या है गुना में है इसके साथ, तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा भाग में। तो x + 1 बराबर 3 गुना कितना होता है 6। अब देखिए एक जो है x के साथ क्या है प्लस में है तो बराबर के उस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में, तो 2 - 1 बराबर कितना 1। यही आंसर होगा कि नहीं। दूसरा तरीका क्या होता हम 3 से इसमें गुना करते तो 3x और +3 हो जाता, तो फिर जो है उधर हम कर देते। जैसे देखिए सेकेंड मेथड आप देख लीजिए, यह क्या हो जाता 3 से x में गुना करते तो 3x हो जाता प्लस क्या हो जाता 3 से 1 में गुना करते थे 3 और बराबर कितना हो जाता 6 होता कि नहीं। अब इसको हम उस साइड करते हैं तो 6 में से 3 जाएगा तो कितना हो जाएगा 3 और यह गुना के साथ है 3 तो x बराबर 3 बट्टा कितना होता 3, तो कट करके कितना आता 1। तो दोनों तरीका आप जानिए। क्लियर। तो चलिए नोट कर लीजिए। एग्जाम्पल हम 5 में देख रहे हैं। देखिए कह रहा है 7 × m - 9 है ना, इसके बाद दिया हुआ है 35। क्लियर। तो इसको हल करना है तो इसको हम चलिए दूसरा मेथड से करके दिखाते हैं। पहला मेथड तो आप देखे ही थे, सेकेंड मेथड से करेंगे तो क्या हो जाएगा 7 से एक बार इसमें गुना होगा फिर 7 से इसमें गुना होगा, तो 7 से गुना होगा तो 7m - 9 7 कितना होता है 63 बराबर 35 है ना। तो 7m रह जाएगा बराबर के उस साइड 35 माइनस कितना हो जाएगा 63 होगा कि नहीं। हाँ बराबर के इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा है ना, माइनस जो है उधर क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा और यहाँ पे जुट जाएगा तो 7m बराबर 5 3 कितना हो जाएगा 8 और 6 3 9 98 हो जाएगा। तो 14 7 98 होता है तो m बराबर कितना हो जाएगा 7 से कटेगा तो कितना मरतबा में 14 मरतबा में। दूसरा तरीका भी हम देख ले रहे हैं। तो ये दिया हुआ है आपका 7 × m - 9 बराबर कितना दिया हुआ है 35। तो हम m - 9 को इधर रहने देंगे और 35 और बट्टा में क्या आ जाएगा 7 इधर गुना में है तो m - 9 और इस 7 × 35 तो क्या आ जाएगा 5। तो m बराबर क्या हो जाएगा 5 और माइनस इधर 9 है तो प्लस का इधर क्या हो जाएगा 9, तो m बराबर कितना हो जाएगा 14। तो इधर भी 14 और इधर भी 14 आया, किसी दोनों तरीका से बनाया तो क्या आया 14 ही आया। तो कोई भी तरीका आप अपना सकते हैं हल करने के लिए। ठीक है। तो चलिए नोट कीजिए। एग्जाम्पल हम छठा ले रहे हैं है ना। तो छठा में क्या ले रहे हैं देखिए 16 - 3 × x - 7 × बराबर में माइनस का लिखेंगे 14। क्लियर। इस तरह से लिखेंगे। तो यहाँ पे देखिए डायरेक्ट सिंपल मेथड से हम लोग बनाते हैं है ना। दोनों तरीका तो आप लोग सीख ही गए हैं, हम डायरेक्ट बना रहे हैं। क्लियर। तो देखिए एक तो है यहाँ पे इसको इसमें गुना करना पड़ेगा तभी पता चलेगा है ना।
तो लिखेंगे 16 माइनस 3x माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस और 17 21 और बराबर में क्या हो जाएगा माइनस का 14। अब देखिए यहाँ पे जो है 3x माइनस में है तो इसको क्या कीजिए रहने दीजिए, है ना, या नहीं रहने दीजिएगा तो बराबर के उस साइड भेज दीजिए तो क्या हो जाएगा प्लस का 3x, है ना, और बराबर का इस साइड क्या है 16 पहले से है और 21 भी क्या है पहले से है और 14 को इधर लाएंगे तो यह भी माइनस में है तो क्या हो जाएगा प्लस का हो जाएगा, सभी प्लस का हो जाएगा। तो सबको जोड़ दिए 4 1 5 अब 5 6 5 कितना हो जाएगा 6 5 11 का 1 हासिल 1 1 2 3 3 1 4 1 5 तो 51 हो गया और बराबर के इस साइड क्या हो जाएगा 3x तो x बराबर क्या हो जाएगा 51 बट्टा का 3 हो जाएगा और 3 से काटेंगे तो x बराबर कितना हो जाएगा 17 या 51 तो 17 हो जाएगा। तो आपका आंसर इस तरह से हल कर लेंगे, समीकरण को हल करना आ गया। एक और सवाल हम लोग देखते हैं, एग्जाम्पल ले रहे हैं 7 में ले रहे हैं, 7वां एग्जाम्पल हम लोग देख रहे हैं। यहाँ पे कह रहा है 5x प्लस 8 इंटू 2x माइनस 9 बराबर आपका दिया हुआ है 54। कितना दिया हुआ है 54। तो इसको पहले हल कर लेंगे तो 5x तो रहेगा ही प्लस 8 दूना 16x और माइनस का 9 है कितना होता है 9 है 72 और बराबर का कितना हो जाएगा 54। अब देखिए यह x वाला संख्या जो है वह आपस में क्या हो जाएगा जुट जाएगा तो 16 5 कितना हो जाएगा 21x और यह जो है माइनस 72 बराबर 54। अब 21x को इधर रहने दीजिए और 54 और प्लस में क्या हो जाएगा 72 होगा कि नहीं 72 54 का, है ना। तो आप इसको जोड़िए चाहे नहीं जोड़िए डायरेक्ट भी आप जोड़ दीजिए तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6 और 5 5 10 2 12 126 हो जाएगा। तो 21x बराबर 126 तो x बराबर 126 बट्टा का 21। तो आप इसको काटेंगे तो कै मर्तबे में कटेगा सो देख लीजिए कै मर्तबे में कटेगा 6 मर्तबे में 21 छक्का कितना होता है 126 तो x बराबर क्या हो जाएगा 6 आ जाएगा। तो इस तरह से समीकरण हल करना आपको आ गया होगा, किसी भी तरह का समीकरण रहेगा तो। चलिए नोट कीजिए, हम लोग जो है अलग अलग तरीके का समीकरण को हल करके देख ले रहे हैं ताकि बाद में आपको कोई परेशानी नहीं हो, है ना। दूसरा 8वां जो हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, देखिए m बट्टा में हम ले रहे हैं 3 और बराबर ले रहे हैं 4। इस समीकरण को हल करेंगे तो m बट्टा में है 3 जो है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा तो m बराबर कितना हो जाएगा 12। बहुत आसान था, है ना। 9वां एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे r बट्टा में 9 और बराबर का -11 ले रहे हैं तो जो है r तो रहेगा ही, यह बट्टा में है तो क्या हो जाएगा गुना में 9 चला जाएगा तो r बराबर कितना हो जाएगा -99 हो जाएगा। 10वां देखेंगे एग्जाम्पल, 10 में एग्जाम्पल देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है x बट्टा में 4 माइनस का, है ना, और बराबर 1/8 हम लिखे हुए हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, यह बट्टा में क्या है बट्टा में है तो उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा गुना में हो जाएगा तो 1 बट्टा में है 8 तो गुने क्या हो जाएगा -4 हो जाएगा। तो आप इसको x बराबर गुना करेंगे तो -4 बट्टा में क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। क्लियर। तो इस तरह से कोई भी किसी भी प्रकार का समीकरण दिया रहे तो हल हो जाएगा और इसको काटेंगे तो क्या हो जाएगा 4 दूना 8 तो इसका मतलब क्या हो जाएगा -1/2। क्लियर। तो चलिए नोट कर लीजिए।